हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मिट्टियाँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। 69 बीपीएससी को हम लोग देखेंगे, वहाँ से मिट्टी से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं आपके बिहार के एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम लोग एक बार मैप को देखते हैं, तब समझ में आएगा मिट्टी किस भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैप देखिए, मैप से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हर चीज़ का एक नाम होता है, जगह के नाम पे ही उस चीज़ का नाम पड़ जाता है। जैसे मानते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। जैसे में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये समझिए कि हिमालयन का क्षेत्र हो जाता है। और जो बिहार में नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है, इसी हिमालय नदियों से चल करके सीधे आपके बिहार में प्रवेश करते हुए ये गंगा की सहायक नदियों के रूप में शामिल हो जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो अपने साथ गाद को लेकर के आती है, और गाद को लेकर के एक परत के रूप में यहीं पे छोड़ के फिर वो वापस लौट जाती है। तो देखेंगे हम लोग को उस नदियों के माध्यम से कभी कभी मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टियों का निर्माण होता है, कभी कभी बहुत कम मिट्टियाँ भी, मतलब समझिए कि जिसमें पोषक तत्वों की कमियाँ हो जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं, तो अलग अलग मिट्टियों का निर्माण हो जाता है। ये भौगोलिक जो संरचना है उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। तो कभी कभी देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये पर्वत का क्षेत्र हो जाता है। जैसे आप पश्चिमी चंपारण जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणियाँ हैं। तो इसी सोमेश्वर श्रेणी यानी कि पर्वत और हिमालय का जो क्षेत्र हो जाता है, इसी साइट और इसी स्थल के नाम पे इस मिट्टी का नाम पड़ जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, हम लोग देखेंगे कमला, बलान, कोशी, महानंदा, इन नदियों का जो आपको सहायक के रूप में आपको ये गंगा में आकर जब मिल जाती हैं, ठीक है, तो इन नदियों के साथ देखेंगे बाढ़ का तो समय है ही, खास करके उत्तरी बिहार की बात कर दें तो यहाँ पे नदियों के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण कर दिया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए एक बात और आपको बता दें, हमारा ज़िंदगी अगर हम लोग बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे शुरुआत इस चीज़ का कि कीड़े मकोड़े, इंसान, जानवर सबका कहाँ से निर्माण हुआ, तो देखिएगा ये पानी से ही सबका निर्माण होता है। और दुनिया का जितना भी विकसित सभ्यता हो या संस्कृति हो, सब कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही बसा है। चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मगध हो, चाहे आप लंदन की बात कर दे, चाहे मिस्र की बात कर दे, मेसोपोटामिया की बात कर दे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सभ्यता और संस्कृति है, कहीं ना कहीं वो नदियों के किनारे ही पनपा है, फला है, फूला है। तो चलिए हम लोग मतलब मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, ये हमारा गंगा नदी है जो बिहार को दो भागों में बांटती है। एक हो जाता है उत्तर बिहार और दूसरा होता है दक्षिण बिहार। और दक्षिण बिहार की अगर नदियों के बारे में बात करें तो ये नदियाँ भी आपको पहाड़ी पठार से होता हुआ ये भी आपके सहायक नदियों के तौर पे, जैसे मानती कर्मनाशा नदी हो गया, सोन नदी हो जाता है, फल्गु नदी हो जाता है, पंचाने नदी हो जाता है। इस तरह से नदियाँ भी आपको ये गंगा में मिल कर के सहायक नदियों के तौर पे जानी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके जो मतलब गंगा की जो क्षेत्र होता है, तो हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है उत्तरी बिहार के बारे में देखेंगे तो ये बाढ़ का इलाका वाला क्षेत्र होता है, बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हो जाता है। और दक्षिण की बात करें तो ये सूखा क्षेत्र हो जाता है। हम लोग अभी फ़िलहाल मिट्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक क्षेत्र हो जाता है हम लोग का, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये शिवालिक श्रेणी का, अगर शिवालिक श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी का पार्ट होता है जो ये है आपको सोमेश्वर की श्रेणी। क्या हो जाता है? सोमेश्वर की श्रेणी हो जाता है, ठीक है। और ये जो
मतलब समझिए कि जो पहाड़ है, जो हिमालय है, ये पर्वत जो है, इसी के छोटे छोटे अगर बात करें तो इसके क्षरण से ही, यानी कि कह सकते हैं कि क्षरण से जो कंक्रीट होते हैं, जो पत्थर हो जाते हैं, या कहते हैं कि जो कंकरीले हो जाते हैं, इसी से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसी यानी कि पत्थर कंकरीलों से जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वतपदीय मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे हिमालयन मिट्टी भी कहा जा सकता है। एक और नाम भी हो सकता है, भावर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से देखिएगा, ये भावर मिट्टी भी कहलाता है। भावर का जो क्षेत्र है तो उस क्षेत्र के हिसाब से मिट्टियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक चीज़, देखिएगा इस मिट्टी को हम लोग पर्वतपदीय मिट्टी कहते हैं, क्योंकि देखिएगा इस पहाड़ पठारों के जो क्षरण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है इसी के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जिस पर्वत की हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा सोमेश्वर की श्रेणियाँ हैं, जो शिवालिक का क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जिस हिमालयन हम लोग मिट्टियों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे पत्थर और कंकरीले मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हो जाता है, तो बेशक आपको ये पता होगा कि यहाँ पे जो मिट्टी होगी वो बहुत ही कम उपजाऊ होगा। ठीक है, क्या हो जाता है, बहुत ही कम उपजाऊ हो जाता है। तो कम उपजाऊ होगा तो उसमें किस चीज़ की खेती हो सकती है, तो यहाँ पे देखते हैं पर्वतपदीय मिट्टी में अधिकतर आपको धान की खेती हो जाता है, मतलब धान की खेती होता है, और ये गन्ने की खेती होता है। तो आप लोग देखते होंगे पश्चिमी चंपारण में पूर्व के समय, बहुत पहले जब चीनी मिल ज़्यादा ही मतलब इस समय डेवलप था, तो उस समय सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन आपको पश्चिमी चंपारण ही करता था, चंपारण के क्षेत्र ही करता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कम उपजाऊ वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम उपजाऊ वाला क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ पे धान लिखिए लीजिए, धान और गन्ने का जो खेती है यहाँ पे ज़्यादा होता था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, आप यहाँ से देखिएगा इस मिट्टी को देखिए, इस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं तराई की मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, तराई की मिट्टी बोलते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, जब तराई की मिट्टी की बात कर दे तो देखिएगा ये चंपारण से लेकर के किशनगंज तक फैला हुआ है। कहाँ तक, तो ये किशनगंज का क्षेत्र हो जाता है, और ये चंपारण से किशनगंज का क्षेत्र होता है। अगर हम लोग देखें तो इस मिट्टी का जो पट्टी है लगभग 5 से 7 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टियों में बसा हुआ है। ठीक है, कैसा है, तो देखिएगा लगभग 5 से 7 किलोमीटर जो चौड़ी जो पट्टी है ना, इसी को हम लोग तराई मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तराई का क्षेत्र है, जो तलहटी यानी कि कह सकते हैं हिमालय के तलहटियों में जो बसा हुआ जो क्षेत्र है 5 से 7 किलोमीटर को, इसी को हम लोग तराई का क्षेत्र कहते हैं। और इसका क्षेत्र अगर देखा जाए तो चंपारण से लेकर के किशनगंज तक हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे अधिकतर देखिएगा जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यह दलदली का क्षेत्र बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दलदली वाला क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे धान का उपज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे इस क्षेत्र को हम देखेंगे, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब वाला क्षेत्र जब हम लोग देखेंगे, अरेरिया, ये सब, तो यहाँ पे देखिएगा पटसन या जूट का उत्पादन भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, ये उत्तर नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र चंपारण से किशनगंज तक फैला हुआ है। और कितने किलोमीटर के राउंड में, तो ये पट्टी देख सकते हैं हम लोग, कितने 5 से 7 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है, उसी में ये क्या है, फैला हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में देखिएगा गन्ना का खेती हो जाता है, गन्ना हो जाएगा। ठीक है, और धान की बात करें तो धान भी हो जाता है, और क्या हो जाता है, जूट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होगा कि जूट के उत्पादन में बिहार का द्वितीय स्थान हो जाता है। अगर बात करें हम लोग कि जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो आपको पश्चिम बंगाल का हो जाता है। और जूट के उत्पादन अगर विश्व में पूछ दे कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन विश्व स्तर पे कहाँ पे होता है, तो बांग्लादेश में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा, ये देखिए इसको तराई मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा सर्वाधिक मात्रा में अगर बात किया जाए तो बिहार में जलोढ़ मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं।
कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक हो जाता है बांगर मिट्टी और दूसरा हो जाएगा खादर मिट्टी। तो सबसे पहले हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, नवीन जलोढ़ जो मिट्टी हो जाता है उसको बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नवीन जो जलोढ़ मिट्टियाँ हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, वो जो हो जाएगा आपको यानी कि समझिए कि वो आपका मिट्टी हो जाता है खादर मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ हो जाती हैं, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र देखेंगे हम लोग, तो ये देखिएगा ये हो जाता है खादर मिट्टी हो जाता है। तो खादर मिट्टी हम किसको बोलते हैं? जैसे देखिएगा कि अधिकतर उस क्षेत्रों में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद जिस गाद को छोड़ के वो चली जाती है, उसी मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। उस मिट्टियों की कुछ खास विशेषता है, जैसे पोषक तत्वों की भरपूर उसमें मात्रा पाई जाती है। अगर हम लोग देखेंगे उस खादर मिट्टी में, तो समझिए कि कम सिंचाई में ही अच्छा आपका उत्पादन बढ़ जाता है। अगर हम लोग उस खादर मिट्टी की विशेषताओं के बारे में देखेंगे तो देखिएगा उसमें बहुत सारे उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि अगर कुछ भी उसमें अगर उत्पादन करते हैं तो आपका उत्पादन क्या हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और ये नवीन जलोढ़ जो मिट्टियाँ होती हैं, नवीन जलोढ़ जो मिट्टियाँ होती हैं सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या हो सकता है जो सबसे ज़्यादा डेवलप हो। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, जैसे आप क्षेत्र को देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र देखिएगा, और ये वाला क्षेत्र देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा बाढ़ वाला क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, बाढ़ वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये जो खादर मिट्टियों का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, खादर मिट्टियों का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, उपजाऊ वाला क्षेत्र हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जैसे पूर्णिया, कटिहार में देखेंगे तो जूट का उत्पादन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और इसी मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, देखिएगा ये गंगा में भी देखिए, अगर आप लोग पटना में कहीं रहते होंगे तो गंगा के किनारे देखिएगा बाढ़ आ जाता है, क्योंकि जो गंगा की सहायक नदियां हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। बरसात का अगर मौसम हो तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और यही वजह होता है कि हिमालय से चल कर के जब यानी कि समझिएगा उत्तर से चल के सिर्फ दक्षिण में आकर के जब ये गंगा से मिलती है तो उस समय गाद का बहुत सारा निर्माण हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगला जो है हम लोग जलोढ़ मिट्टी का जो दूसरा रूप पढ़ेंगे वो हो जाता है बांगर मिट्टी। देखिए बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। जैसे में ऐसा नहीं है कि बांगर मिट्टी मतलब समझिए कि वहाँ पे कभी बाढ़ ही नहीं आया हो, वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में ऐसा जगह हो जाता है जहाँ पे बाढ़ आते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपके बीपीएससी में। तो आप ये वाला क्षेत्र देख सकते हैं जो बिल्कुल प्लेन है, ये वाला क्षेत्र देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और बात करें कि जो आपको खादर मिट्टी होता है उससे कम उपजाऊ मिट्टी हो जाता है, बांगर मिट्टी हो जाता है, ठीक है। बात करें हम लोग की सारी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन होता है, तो खादर मिट्टी हो जाता है, यानी कि नवीन जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वो हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी जलोढ़ मिट्टी में बांगर मिट्टी जो है, जिसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये देखिएगा पुरानी जो होता है थोड़ा सा कम उपजाऊ हो जाता है, ठीक है, कम उपजाऊ हो जाएगा। और यही वजह होता है कि यहाँ पे धान का, गेहूं का, मक्का, चना, अरहर का खेती किया जाता है। पूछा जाता है आपका, जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ये वाला अगर मिट्टी की हम लोग बात करें किसका, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का, तो देखिएगा घाघरा, गंडक, दोआब का जो क्षेत्र होता है, यानी कि दो नदियों के बीच में जो मिट्टी होता है उसको दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि घाघरा और गंडक का जो दोआब है ना, उसी को हम लोग यानी कि
मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि इसी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, यानी कि बांगर मिट्टी हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे ज़रा सोच के देखिएगा ये क्षेत्र हो जाता है, आप ये देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र आपका पूर्णिया का हो जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाता है, पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, सहरसा हो जाता है, दरभंगा हो जाएगा। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, ये पट्टी अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको याद आ जाएगा। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, और ये क्षेत्र आप देख ही रहे हैं, चंपारण के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र याद रखिएगा। क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है कि बांगर जो मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा क्षेत्र में आ जाते हैं, पूर्णिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो मिट्टियों में जो उपजता है जो चीज़ें, वो हो जाएगा आपका धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर हो जाता है। ठीक है, और देखिए अधिकतर ये मिट्टियाँ जो होती हैं बल सुंदरी मिट्टी के तौर पे भी मानी जाती है। ठीक है, याद रखिए। तो चलिए हम लोग दक्षिण जो बिहार है उसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, दक्षिण बिहार की, देखिए बिहार की पर्वतीय भाग की लंबाई आपको 932 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, कितना, तो 932 किलोमीटर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाल मिट्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाल मिट्टी बोलते हैं। और ये देखिए कहता है कि ये वाला जो क्षेत्र होता है, यानी कि गंगा के दक्षिणी यानी कि किनारे वाला जो क्षेत्र है, वो भी क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, जिसको हम लोग टाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और टाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा सालों भर, मतलब समझिए कि पानी भरा हुआ ही रहता है, यानी कि सिंचाई की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बात करें हम लोग तो टाल क्षेत्र को देखेंगे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी के तौर पे आपको दिखेगा। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर क्या होगा, गंगा के दक्षिणी तट पे हम लोग देखेंगे तो एक पट्टी के तौर पे आपको दिखेगा, जिसको हम लोग टाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ से बात करें तो आप देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र हो जाता है आपका, ये वाला जो क्षेत्र हो जाता है, जो बक्सर ये हो जाता है इस क्षेत्र का, जहाँ से चौसा से ही गंगा नदी क्या करती है, बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। तो उसी बक्सर से लेकर के हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाता है आपको, देखिएगा ये बक्सर से लेकर के आपको कहाँ तक हो जाएगा, तो देखिए भागलपुर का क्षेत्र होता है। ठीक है, वहाँ तक ये फैला हुआ, कहाँ से, तो बक्सर से लेकर के आपको ये वाला जो क्षेत्र देख रहा है वो भागलपुर तक फैला हुआ है। और इसकी बात अगर कर दिया जाए तो 8 से 10 किलोमीटर क्या है, पट्टी चौड़िया यहाँ पे दिखेगी, और इसी को हम लोग टाल मिट्टी का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे देखिएगा कहता है कि ये जो मिट्टियाँ यहाँ पे जो पाई जाती हैं, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी है तो यहाँ पे क्या होता होगा, तो सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है, अगर आप लोग पटना में रहते होंगे तो देखिएगा पटना में सबसे ज़्यादा चन्ना का उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चन्ना का उत्पादन होता है, और यहाँ की मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ हैं। यहाँ के मिट्टियों में पोषक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे दलहन की खेती बहुत ज़्यादा होता है। किस चीज़ का, तो देखिए यहाँ पे दलहन की खेती अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है। अगर बात कर दे तो हम लोग की इसी पट्टी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सब्जियों की खेती सबसे ज़्यादा होता है। किसका, तो देखिएगा सब्जी का खेती जो होता है, सब्जी का सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। यानी कि रबी जो फसल है, रबी फसल जो आप देख रहे होंगे, रबी फसल यहाँ पे सर्वाधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाता है हमारा टाल मिट्टी हो जाएगा, जो याद रखिएगा। और ये बिल्कुल आपको गंगा के दक्षिणी तटवर्ती एकदम क्षेत्र हो जाएगा, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाल पिल्ली मिट्टियाँ आप देख रहे होंगे। ठीक है, लाल पिल्ली मिट्टियाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर के बिल्कुल आप सीधे यहाँ तक भी मतलब इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाल पीली मिट्टियों की बात अगर यहाँ पे किया जाए तो देखिएगा यहाँ पे जो पठार है, जो पहाड़ है, इसी से टूट करके जो क्षरण हो जाता है, उसी से मिट्टियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अधिकतर देखेंगे ये छोटे छोटे टुकड़ों में पहाड़ पत्थरों के द्वारा
यानी कि कंकरीले और जो छोटे छोटे पत्थर हैं उसी से ये मिट्टी का निर्माण होता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत ही कम उपजाऊ होता है। यह मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होता है, जिसमें अगर बात किया जाए कि लोहा और ऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, तो मानते हैं कि यहाँ पे जो कंकरीले और पथरीले मिट्टी के निर्माण अगर यहाँ पे होता है तो क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिएगा इसमें अगर बात करते हैं हम लोग फसलों का, तो मोटे अनाज पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोटे अनाज मिलेंगे। कौन सा, तो देखिएगा मोटे अनाज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोटे अनाज हो जाएगा। और एक चीज़ और भी देखिएगा, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे लाल पीले मिट्टियों के बारे में अगर देखेंगे तो ये क्षेत्र आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे में लाल बलुई मिट्टी यहाँ भी है, कैमूर, और आप देख सकते हैं कैमूर का क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कैमूर से लेकर के राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, अगर आप देखेंगे इसको डिटेल्स में तो नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझ जाइए ताकि आपका प्रश्न बन जाए। तो ये देखेंगे यहाँ से कैमूर के क्षेत्र से सीधे हो करके आपको राजमहल का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम लोग लाल पीले मिट्टियों के मतलब तौर पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये जो पट्टी आपको दिख रहा होगा, ये भी पट्टी आपको 8 से 10 किलोमीटर, कितना, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। कौन सा, तो चौड़ी पट्टी के रूप में हो जाता है। ठीक है, और देखिए इसी लाल पीली मिट्टी में मात्रा किसका हो जाता है, लोहा का और ऑक्साइड का। और ये मिट्टियाँ बहुत ही कम उपजाऊ होती हैं, जिसके वजह से मोटे अनाज का इसमें क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, मोटे अनाज का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा मोटे अनाज का उत्पादन। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक मिट्टी और भी हो जाता है, जिसको करेल कैवाल मिट्टी बोला जाता है, करेल कैवाल मिट्टी बोला जाता है। और करेल कैवाल मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, करेल कैवाल पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका अगर विस्तार यहाँ पे देखेंगे तो ये मैप देखिएगा, बिहार के मैप का स्टडी करना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाता है आपको बक्सर गया, जैसे बक्सर का क्षेत्र देखते हैं, ये गया का क्षेत्र देख लीजिए, पटना का क्षेत्र यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर का क्षेत्र यहाँ पे दिख जाता है। ये सारे क्षेत्रों में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो करेल कैवाल मिट्टी हो जाएगा। कौन सा, तो करेल कैवाल मिट्टी हो जाता है। और एक बात और भी बता दें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रबी और खरीफ फसलें बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। कौन सा, रबी और खरीफ फसलें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे पटना, नालंदा की बात कर दिया जाए तो, जैसे में अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए करेल कैवाल मिट्टी में आपको सबसे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे मक्का का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, धान का भी उत्पादन होता है, और बात करें तो बाजरा का भी उत्पादन होता है, और आलू और अरहर का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पे, तो करेल कैवाल मिट्टी में। ठीक है, याद रखिए कौन सा, तो करेल कैवाल मिट्टी में हो जाता है। ठीक है, करेल कैवाल मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा गया सवाल है यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखिएगा, एक और मिट्टी जो आपको शायद इसमें नहीं दिया है, खैर इसको हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। लाल बलुई मिट्टी देखिए, एक है लाल बलुई मिट्टी। अगर आप जाते हैं रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो पहाड़ है, जो उसके तलहटियों से जो निर्माण हुआ है, उसके क्षरण के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में, उस मिट्टी को लाल बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कम उपजाऊ का क्षेत्र हो जाता है, कैमूर पठारी क्षेत्र या लोहे की अधिकता पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और मिट्टी है जिसके बारे में आपको यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है कगारी मिट्टी। ठीक है, तो कगारी मिट्टी की अगर बात करें तो देखिएगा बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे, जैसे आप इस कर्मनाशा नदी को देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए सो नदी को देख सकते हैं, पुनपुन नदी को देख सकते हैं। ठीक है, फल्गु नदी हो जाता है। ठीक है, तो और क्यूल नदी हो जाता है। इस नदियों के जो किनारे किनारे जो क्षेत्र होता है, इस नदियों के किनारे किनारे जो क्षेत्र होता है, इसी जो मिट्टी का निर्माण होता है, इसी को हम लोग कगारी मिट्टी कहते हैं। और ये याद रखेंगे, इस कगारी जो मिट्टी होता है, यानी कि जैसे कगारी मिट्टी जो होता है, कगारी मिट्टी, ठीक है, तो कगारी मिट्टी आपको पता होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, ये मिट्टी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है कगारी मिट्टी। ठीक है, और इस मिट्टी में अधिकतर देखेंगे हम लोग को सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये मिट्टियों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको हो जाता है, वो आपका कौन हो जाएगा, एक तो बांगर मिट्टी हो जाता है, उसके बाद टाल मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये टाल का क्षेत्र जो है, ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तराई मिट्टियाँ हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग देखते हैं करेल कवाल मिट्टी है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो आपका मिट्टी यहीं पे समाप्त होता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैंने कोशिश किया बताने का, क्योंकि विस्तार से पढ़ने में कम से कम 3 घंटा का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 10-15 मिनट में इसको ख़त्म कर देते हैं। आपके 69 में 100% यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, और निश्चित तौर पे अब आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे मतलब समझिए कि हेल्प करें और फैलाएं इसे। ठीक है, और लाइक शेयर और कमेंट्स सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। और इसी तरह से कमेंट्स भी करें कि आपको अभी क्या ज़रूरत है, ताकि हम आपको दें। आपने कमेंट्स किया था कि हमें बिहार का मिट्टी बता दिया जाए, तो मैंने सबसे पहली प्राथमिकता मैंने यही सोचा कि सबसे पहले, बहुत सारा इसमें समझिए कि कंटेंट है, लेकिन सबसे पहले मैंने मिट्टी को ही कराया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी को।